नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 24 जून 2021 हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो ए ओ ह्यूम, जिनको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बोला जाता है, ये भारतीय सिविल सेवा के एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे और 1884 की बात है, 1884 की बात है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन है वो आपका 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नेहरू के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल करीब 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी मतलब WC बनर्जी ने की थी, तथा इसके जो प्रथम महासचिव थे वो आपका ए ओ ह्यूम थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कार्यकाल इनका 1884 से 88 था। और उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक भी उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो 1886 में हुआ और कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी। इसके अतिरिक्त अगर नेहरू जी साहब के बारे में बात करें तो 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। तो पूछा भी जाता है कभी कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दादा भाई नेहरू जी साहब ने कितनी बार अध्यक्षता की थी, तो 3 बार की थी। पहला आपको सभी को पता है, दूसरा भी होपफुली सभी को पता रहा होगा 1893, और तीसरा है 1906। 1906 वाला और भी पॉपुलर है। हाँ, 1893 उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना 1886 और 1906, और यही हम लोगों को ध्यान रखना होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आ जाते हैं। लिखेगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। 1884 में 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। नेक्स्ट है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें कुल
इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, प्रतिनिधियों में भाग लिया। नेक्स्ट लिखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको सामान्यतः लगभग से सारी किताबों में ही WC बनर्जी के नाम से बोला जाता है। और एक बार शायद एग्जामिनेशन में आ चुका है इस टाइप से कि WC बनर्जी के बारे में ही मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो WC बनर्जी ही आपका ऑप्शन में होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम इसमें आता नहीं है। लिखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी मतलब WC बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे, A.O. ह्यूम थे, A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में और आपको पता भी होना चाहिए। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी ने की थी। देखिए, 1885 से लेकर आपका ये 1947 तक तो जितने भी अधिवेशन हुए, तो बहुत सारे अधिवेशन तो बहुत सारे हुए, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि कितने आपको याद करने हैं तो बहुत ज़्यादा तो 20 से 25 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और निश्चित रहता है कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं आपको, और बेस तो आपको पता होना चाहिए। तो इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी नज़रों में तो मॉडर्न हिस्ट्री रहती है, और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। मिडिवल से कितना भी क्वेश्चन पूछे, एंशियंट से कितना भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन मॉडर्न हमेशा उस पर हावी ही रहती है। और पता भी होना चाहिए आपको कि आपका 1885 के बाद की स्थिति क्या रही है, और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे पॉलिटी में हो, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसकी और डीप नॉलेज आप लीजिए। चलिए, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि उसमें मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। वैसे हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 20 में से आप 16-18 इस टाइप से नंबर गेन कर सकते हैं। 20 में से 20 की उम्मीद मत रखिएगा, और ना ही इस चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए अगर आपको एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है तो। बाकी अगर आपको इसका स्पेशलिस्ट बनना है तो बात अलग है। बाकी अगर आप एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं या पास करके आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपनी एक रणनीति खास रखिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट को ध्यान देना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। हर एक सब्जेक्ट में
टॉपिक का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जैसे हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को टॉपिक तो पता है ना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो उनमें से एक ये भी है कि जो आपका कांग्रेस का जो आपका गठन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग से पूछे जाते हैं। तो अगर ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो हमारे गलत हो ही क्यों। तो हमको एक एक नंबर अपना जोड़ के रखना है कि हाँ, जहाँ से क्वेश्चंस उठता है उस टॉपिक पे हमको फोकस करना है। और ये सबसे ज़्यादा आपको काम आएगा मेंस में, जब आपको आइडिया होगा हाँ यार इस टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठते हैं, इस टॉपिक से हमको इतना करना है। अदरवाइज़ आप फिर अगर मेंस का सिलेबस उठाएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक में फंस के रह जाएंगे, चाहे वो GS1 हो, चाहे वो GS2 हो, चाहे GS3 हो, चाहे GS4 हो। क्योंकि अगर पूरा आप सिलेबस करोगे तो 1.5 साल से नीचे आपका सिलेबस नहीं है, और इतना टाइम किसी के पास होता नहीं कि वो 1.5 साल लगाएगा उस चीज़ पे। तो आपको फोकस करना है उन चीज़ों पर जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, और उन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है वर्ष 1917 में, ये लिख लीजिएगा, अभी वहाँ पहुँचे नहीं हम लोग। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। जबकि वर्ष 1925 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय थी। नेक्स्ट है 1920 की एक घटना है, बाल गंगाधर तिलक साहब का निधन हो गया था, और होपफुली इस साल पूछ लिया जाए। तो लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग नॉर्मली शेर पंजाब या पंजाब का शेर कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। और बाल गंगाधर तिलक साहब के बारे में बात करें स्पेशली, तो इनका जो डेथ है वो आपका 1920 में ही हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी की ही नहीं। नॉमिनेट हुए थे लेकिन कर नहीं पाए थे। लिखिएगा, लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेर ए पंजाब कहते थे। इन्होंने वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये अनहैप्पी इंडिया के लेखक भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को आपका लाल बाल और पाल बोला जाता था। और इनमें सिर्फ अध्यक्षता जो की थी वो आपका लाला लाजपत राय साहब ने की थी, जिनके बारे में भी मैंने बात की है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो भी कई मायनों में इम्पॉर्टेंट रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ये समझौता जो है वो लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। लिखिएगा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा सीन है या फिर टॉपिक है, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है इस टॉपिक के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हम लोगों को अपना सिलेबस जो है कई पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। हिस्ट्री जैसे आपने उन्हें अभी देखी, इसी तरह से ज्योग्राफी में बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से हमें पता है कि यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया। इसी तरह से आपका हर एक सब्जेक्ट में चीज़ें होती हैं जो हमें पता है कि हाँ महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो हमको उन्हीं पर फोकस करना है। देखिए, हमें चुनिंदा पढ़ने की आवश्यकता है, ना कि पूरा का पूरा ढेर पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपसे मैं बोलूं कि जो आपका पूरा अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं वो आपको तैयार करने हैं, तो इसमें मेरा कार्य क्या होगा, क्लास का कार्य क्या होगा, नेक्सस जीएस का कार्य क्या होगा। नेक्सस जीएस का कार्य आपके लिए इतना होता है कि उन 50 पॉइंट्स में आपको 12 पॉइंट 15 पॉइंट ये बताए जाते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं किसी न किसी वजह से, ये आपका इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप टॉपिक को छोटा कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर अप करना चाहेंगे, देखिए सिलेबस कवर अप करना और उसको याद करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको याद करनी है चीज़ें जो एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन के लिए ओरिएंटेड है। आज की डेट में मैक्सिमम जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन या फिर जो मैक्सिमम लोग करा रहे हैं वो इस तरह से करा रहे हैं कि पूरा का पूरा आपको 100 पेज की फाइल्स दे दी जा रही हैं और वो आप कवर अप करते रहिए। हमारे पास हम ना आपको कोई पीडीएफ देने वाले हैं, 1-2 पन्ने आपको देने वाले हैं, वो तो बात अलग है। आपको कोई भी आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाली है क्लास की। तो जो क्लास में इनरोल्ड होते हैं, जो पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो भी अपनी क्लासेस नोट डाउन करते हैं डेली। और इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि डेली नोट डाउन करने से उनकी प्रैक्टिस भी बनी रहती है। एक बार वो नोट डाउन करने में सुन के लिखते हैं, उसके बाद वही चीज़ें जब पढ़ते हैं तो अपने आप तैयार हो जाता है और उनको सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें ही बताई जाती हैं। क्योंकि जितने भी नेक्सस जीएस क्लास से जुड़े हुए हैं उनमें से मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि अगर उनको बहुत सारा डाटा दे दिया जाए उसमें से उनको चूज़ करना है। उनको चूज़ करके ही दिया जाता है कि 20 पॉइंट अगर किसी चीज़ में है, जैसे मान लेते हैं करंट अफेयर्स में, एक दिन में अगर चाहें तो 50 करंट अफेयर्स भी निकाल सकते हैं कि 50 करंट अफेयर आज की डेट के लिए है। लेकिन महत्वपूर्ण कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा तो 4 से 5 पॉइंट्स, लेकिन कोई भी आपको ऐसा नहीं बताएगा कि ये 4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण है, बाकी सब फर्जी है। क्योंकि फिर आपको लगेगा यार डाटा ही हमको कितना पढ़ाया गया, क्योंकि ये तो आपको लगेगा 2-3 मिनट में हमारा कवर अप हो गया। लेकिन आपके वो 2-3 मिनट है, जो उसको बना रहा है उसने 100 पॉइंट्स पढ़े होंगे, तब वो 4 पॉइंट्स निकल के आ रहा है। तो नेक्सस जीएस का काम ये है कि आपको संक्षिप्त देना, सारांश देना और वो चीज़ें देना जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो।
तो इसकी वजह से फिर एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने लिमिटेड डाटा पढ़ रखा है, और जितना आप लिमिटेड डाटा पढ़ोगे उतना ही आप कैप्चर कर पाओगे। अगर मैंने आपको डाटा बहुत सारा दे दिया तो एक दोनों डाटा जो होता है वो एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएगा, आपको कुछ याद है, कहीं कुछ और दिमाग में चल गया, और उसके बाद जब माइनस मार्किंग लगी हुई है आपके पेपर में तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी कि सारा का सारा चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाएगा, और जिसने ये डाटा आपको दिया है वो बोलेगा सारा का सारा डाटा मेरे ही कॉपी से है, मेरे ही पीडीएफ से है, मेरी ही चीज़ों से है। उसके बाद आप मिलाओगे तो आपको मिलेगा, फिर आपको लगेगा यार हम तो इतना पढ़ ही नहीं पाए। तो इतनी कैपेबिलिटी एक इंसान की होती ही नहीं है कि आप उतना सारा डाटा कैप्चर कर लें, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको समझना ये है कि हमें महत्वपूर्ण चीज़ों पर फोकस करना है, हमें एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, हमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, नहीं तो हम किताबों से ही डायरेक्ट पढ़ लें। हमारा जो कार्य है, नेक्सस जीएस का जो कार्य है, वो किताबों से आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए, फ़िलहाल जो 24 जून 2021 की क्लास है उसके लिए इतना ही। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेली मिलती रहेगी। गूगल पर भी लिखेंगे नेक्सस जीएस टेलीग्राम तो आपको मिल जाएगा। और अभी हाल फिलहाल बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं। ये कोचिंग फ़िलहाल 2015 दिसंबर से चल रही है, 2015 दिसंबर से चल रही है इसी तरह से, और लगातार हर एक वर्ष में लगातार सिलेक्शन होते आए हैं, चाहे वो आपका 2017 हो, चाहे 2018 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2020 हो, हर वर्ष पीसीएस क्वालिफाइड हुए हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि पहला एसडीएम आपका 2020 में हुआ है, सचिन यादव जी का सिलेक्शन हुआ 2020 में, लेकिन ये 2017 में भी हो सकते थे, इंटरव्यू तक गए, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्वालीफाइड हो गए। नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर इनकी पूरी कहानी भी है, आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक सिलेक्शन से पहले किसी का क्या सोचने का तरीका होता है कि हाँ यार हम फेल हो गए हैं, अब क्या होगा, इस टाइप से, और उसके बाद ही आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो आपका एक सही सीन हो जाता है कि हाँ एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यही चीज़ें हैं को आपको लगातार कोशिश करने पर मजबूर करती हैं कि हाँ हमें करना है, हमें अचीव करना है, और अचीव करने के लिए आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। चलिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।